हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम नीलम सोमानी है, माई सेल्फ नीलम सोमानी। और मेरा जो चैनल है यूट्यूब पे वो नीलम सोमानी के नाम से ही है। और जीपीट कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स छोटी छोटी वीडियो में मैंने दिए हैं। आप इन वीडियो को देखिए और जीपीट की तैयारी कीजिए। आज का मेरा टॉपिक है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ओके, आप सभी को पता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो टॉपिक है उसके अंदर हम फार्मेसी के जितने भी लॉज है, एक्ट है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। ओके, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम होता है, एक फार्मेसी के अंदर हम जो पढ़ाई करते हैं वो क्या किसके बारे में करते हैं कि किसी भी ड्रग को हम किस तरह से बनाएंगे, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे इम्पोर्ट सेल होता है। तो उन सभी के अंदर एक एक एक्ट आता है, लॉ आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि ड्रग जो है वो डायरेक्टली डील करती है ह्यूमन बींग से। ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हम एक पेशेंट से डील करते हैं तो उसकी सेफ्टी हमारे लिए मस्ट है। ओके, सो जूरिस्प्रूडेंस ये टॉपिक है और ये सब्जेक्ट है। और इसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट एंड रूल्स। ओके, तो ड्रग और कॉस्मेटिक नाम से ही आपको पता चल रहा है, इसके अंदर हम ड्रग का जो मैन्युफैक्चर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका इंपोर्ट है, सेल है, कोई भी नई ड्रग मार्केट में आती है तो उन सबका कैसे क्या फिनोमेना होता है वो सब इस एक्ट के अंदर करेंगे। और उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, ओके, हम कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हुए इस एक्ट के अंदर हम ड्रग और कॉस्मेटिक को बना सकते हैं। दैट्स क्लियर। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो आया था 1940 में। ओके, एक्ट आया था 1940 में और जो हमारे रूल्स थे वो आए थे हमारे 1945 में। ओके, अधिकतर बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्ट और रूल्स में, और जनरली इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब आया था। तो हमें टंग पे होना चाहिए जो भी फार्मेसी स्टूडेंट है कि 1940 में एक्ट आया था और 1945 पे रूल्स आए थे। ओके, बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है इसके शेड्यूल्स में। ओके, इसमें जो शेड्यूल्स है वो 23 शेड्यूल्स है। कुछ बच्चे तो इसको इजीली याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, बट वो थोड़े टाइम बाद में भूल जाते हैं। तो हम इसकी कुछ ट्रिक्स बनाएंगे और उसके थ्रू हम याद करेंगे। मैंने आज का जो सेशन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन शेड्यूल्स को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, एक सेशन हम आज फिनिश कर देंगे और नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, 23 शेड्यूल्स है, ए से लगाकर A to Z शेड्यूल है। ओके, लाइक शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, आप सभी को पता है ये चीज़। और इसमें हम हाफ पोर्शन आज कंप्लीट कर देंगे और हाफ पोर्शन हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ओके, इस शेड्यूल में से क्वेश्चन कंफर्म है आपका जीपीट के अंदर आता है, नाइपर में आता है। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था ड्रग इंस्पेक्टर का, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल कब आया था। ओके, तो बहुत सारे लोगों को आता भी है लेकिन कंफ्यूज होके वो 1940 कर दिया रूल्स में, 1945 एक्ट में कर दिया। तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है, एक्ट 1940 में और रूल्स जो है 1945 में। टोटल शेड्यूल्स हमारे 23 है और हम 1 by 1 शेड्यूल्स को अच्छे से समझेंगे। ओके, हम रटेंगे नहीं। ओके, तो मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक एक शेड्यूल के बारे में बताती हूँ।
सबसे पहले मैं लाइन वाइज नहीं बता रही हूँ आपको, शेड्यूल जी आया, ओके, शेड्यूल जी आया, ओके। तो G4 क्या होता है? गर्ल, ओके। तो गर्ल क्या होती है? हमेशा रेस्ट्रिक्शंस में होती है ना, सुपरविजन में होती है, पहले अपने फादर के फिर अपने हस्बैंड के, ओके। तो इस तरह से हम शेड्यूल जी को लर्न करेंगे कि वो ड्रग जो किसी न किसी मेडिकल सुपरविजन के अंडर आती है, ओके। तो इसके बाद इस शेड्यूल में क्या लिखा है? ऑल ड्रग्स, लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो कि मेडिकल अंडर मेडिकल सुपरविजन के आती है। तो आपको ये ध्यान में रह जाएगा इस ट्रिक से कि जी फॉर गर्ल होता है और गर्ल हमेशा सुपरविजन में रहती है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा, तो जो भी ड्रग आपकी मेडिकल सुपरविजन के अंडर आती है कि बस उस पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉ होता है, तो वो सारी लिस्ट है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स होते हैं वो सारे शेड्यूल जी में दिए हुए हैं। अगर आप कोई प्लांट खोलना चाहते हैं और वो ड्रग इसके अंदर आती है तो हमें इस शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस शेड्यूल एच, ओके। आप कोई भी दवाई लेके आएंगे मेडिकल स्टोर से, कोई भी मेडिसिन आप लेके आएंगे तो उसके ऊपर शेड्यूल एच हमेशा लिखा हुआ होगा। तो एच किसके लिए आता है? जो आपकी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है अगर दवाई, ओके। लेकिन आप देखेंगे जनरली ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती है ओटीसी, ओके, जो आप डायरेक्ट भी अगर पैरासीटामोल भी आप सिंपली लेके आए हैं तो एक वहाँ पे फार्मासिस्ट होगा तो वो पूछेगा आपसे कि आपको क्या हुआ है, और उस पर भी अगर वो पैरासीटामोल देता है तो उस पर भी शेड्यूल एच मार्क किया है कि ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है या फिर किसी प्रिस्क्राइबर को पता है कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो ड्रग्स होती है उस पर शेड्यूल एच लिखा होता है। तो ये दिस इज़ वेरी कॉमन, अगर आप कोई मेडिसिन पे देखेंगे उस पर जनरली शेड्यूल एच लिखा हुआ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग होती है, प्रिस्क्रिप्शन ओनली, जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन की नीड होती है, वो शेड्यूल एच में आएगी, ओके। शेड्यूल एच में कौन सी ड्रग आती है? प्रिस्क्रिप्शन वाली, ओके। लेट्स डिस्कस शेड्यूल वी। वी, शेड्यूल वी, वी से क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वीआईपी, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हम यहाँ मान लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। ड्रग कब वेरी इंपॉर्टेंट होता है? अगर किसी ने ड्रग बनाया है, उसके ऊपर पेटेंट किया है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेटेंटेड ड्रग का बहुत ज़्यादा फंड भी मिलता है, सो दैट्स वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो जितनी भी पेटेंट ड्रग होगी और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन होगी कम्स अंडर शेड्यूल वी, ओके। अगर आपको किसी ड्रग का पेटेंट कराना है, ओके, पेटेंट और प्रोप्रिएटरी मेडिसिन, किसी ड्रग का पेटेंट कराना है या फिर किसी ने ऑलरेडी पेटेंट कर रखा है और आप उस ड्रग को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल वी फॉलो करना पड़ेगा। आपको उसके ऑनर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं ये ड्रग बना रहा हूँ, उसके बदले में वो आपसे पैसे भी ले सकता है, कोई परफॉर्मा साइन करवा सकता है, ओके। जनरली कोई अपना पेटेंट देता नहीं है, और अगर आप खुद भी अपना पेटेंट निकलवाना चाहते हैं, कोई न्यू मॉलिक्यूल आपने डिस्कवर किया है तो आपको शेड्यूल वी के अंदर इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें ट्रिक है वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो इम्पॉर्टेंट क्या होता है? पेटेंट, पूरे फार्मेसी में पेटेंट ही इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी और सब्जेक्ट में भी पेटेंट इंपॉर्टेंट होता है, ओके। आपने कुछ भी न्यू डिस्कवरी की है तो आप उसका पेटेंट करवा लो, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ओके। तो हम इसे शेड्यूल वी के अंदर रखते हैं। P and P1, शेड्यूल P and P1, ओके। P से क्या लर्न रहेगा आपको? पीरियड, लाइफ पीरियड,
लाइफ पीरियड कैसे होता है किसी भी ड्रग का, हम एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जितने भी ड्रग्स हैं उनका लाइफ पीरियड कैसे होगा वो सारा शेड्यूल पी में दिया होगा, ओके। हम कैसे एक्सपायरी डेट निकालते हैं, कितनी उसकी एक्सपायरी डेट हो सकती है मैक्सिमम, ओके, और उसको किस प्रिकॉशन में रखा जाएगा वो सब हम शेड्यूल पी में डिसाइड करते हैं। तो इसमें आपको लाइफ पीरियड के बारे में स्टडी करनी है। वो P1 इसका एक पार्ट है जिसमें हम पैक साइज, ओके। जनरली कोई भी चीज डिपेंड करती है उसकी पैकिंग पे। फाइनल प्रोसीजर क्या होता है, पैकिंग, ओके। तो लाइफ पीरियड भी किस पे डिपेंड करता है, पैकिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको पीपी से ये दोनों चीज याद रह जाएगी। लाइफ पीरियड जितना भी दिया होगा तो शेड्यूल पी, और पैक साइज के लिए P1 आप फॉलो करोगे, ठीक है। शेड्यूल एस, शेड्यूल एस, शेड्यूल एस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, जनरली इसमें हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स, ओके। कॉस्मेटिक्स एस, ओके। तो आ रहा है एस वैसे भी, और अगर आप ऐसे स्टोरी वाइज याद करना चाहते हो तो जनरली हमें किससे प्रोटेक्शन चाहिए होता है, सन से चाहिए होता है कि यूवी रेडिएशन कहीं हमारी स्किन को डैमेज ना कर सकते। तो एस फॉर सन भी हो गया, सन बर्न ना हो जाए, तो हमें कॉस्मेटिक बनाने होते हैं। तो जितने भी स्टैंडर्ड्स है कि हम कॉस्मेटिक को कैसे मैन्युफैक्चर करें तो वो किस में आएगा, शेड्यूल एस में, ओके। एस के बाद में हम क्यू पढ़ेंगे, ओके। शेड्यूल क्यू, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि कॉस्मेटिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हमारी स्किन बहुत प्यारी होती है, ठीक है। उसके लिए हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। कॉस्मेटिक लोशन हो सकता है, क्रीम हो सकता है, शैम्पू हो सकता है, कंडीशनर हो सकता है, ठीक है। जनरली हम डेली पर्पस में ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्यू में ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जो कंपनी है उसने पिगमेंट कौन सा मिलाया है उसमें, या फिर उसमें डाई कौन सी मिक्स की है, या फिर कौन सा उसमें इंग्रेडिएंट डाला है, ठीक है। तो जितने भी पिगमेंट्स हैं, डाइज हैं, उनकी स्टडी हम किस में करेंगे, क्यू में, ओके। ये हमें कॉस्मेटिक में मिलाना है, पिगमेंट्स और डाइज, ठीक है। तो वो किस तरह से हम मिलाएं और कितनी क्वांटिटी में मिलाएं, और आपको पता है कि जो प्लांट पिगमेंट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो उसी तरह से ब्रांड भी अपना डिसाइड करती है, कहते हैं ना अलग अलग ब्रांड होती है तो वो बताते हैं हमने ये पिगमेंट डाला है इसलिए ये कॉस्टली है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें शेड्यूल क्यू में ये पढ़ेंगे कि कौन सा पिगमेंट हमें हार्म कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है, कौन सी डाई अच्छी होती है, कौन सी नहीं, रिलेटेड टू कॉस्मेटिक्स। इसीलिए हम एस के बाद क्यू पढ़ते हैं। एस में तो सारे स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं कैसे बनाना है कॉस्मेटिक्स को। क्यू में ये दिया हुआ है कि जब आप एडिशन उसमें कर रहे हो पिगमेंट्स और डाइस का, या फ्लेवरिंग एजेंट कुछ ऐसा डाल रहे हो कॉस्मेटिक्स के अंदर, तो वो पेशेंट को हार्म तो नहीं करता है या फिर हमारी ह्यूमन स्किन को डैमेज तो नहीं करता है। तो एस एंड क्यू इज कम्प्लीटेड, ओके। अगर कोई चाहता है आप में से कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खोलूँ, मैं लोशन बनाऊंगा, तो उसको शेड्यूल एस भी फॉलो करना पड़ेगा और शेड्यूल क्यू भी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। यहाँ पे फिनिश होता है।